आज हम छोटा मेरा खेत काव्य करेंगे, जिसके लेखक है उमाशंकर जोशी। उमाशंकर जोशी ने हिंदी साहित्य के साथ साथ गुजराती साहित्य में भी बहुत योगदान दिया है। उन्होंने बहुत सी रचनाएं की है। काव्य का नाम है छोटा मेरा खेत और छोटा खेत है तो यहाँ पर काव्य भी उमाशंकर जोशी ने छोटी सी ही लिखी है। इस काव्य में उमाशंकर जोशी ने खेत की तुलना कागज के पन्ने से की है। कागज का पन्ना भी चौकोना होता है और खेत भी जिसके 4 कोने होते हैं। तो अब हम ये काव्य समझेंगे। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहाँ बोया गया। उमाशंकर जोशी यहाँ कहते हैं कि जो खेत है वो चौकोना है, मीन्स 4 कोने होते हैं। जैसे कागज का एक पन्ना हो, उसके भी 4 कोने होते हैं। फिर उन्होंने कहा कोई अधड़ कहीं से आया, यानी अचानक आंधी आई और क्षण का बीज वहाँ बोया गया। जैसे कि कविता लिखनी हो या कोई भी रचना लिखनी हो तो भावना का उदय होना जरूरी है। अगर मन में कल्पना ही नहीं उत्पन्न हुई तो विचार कैसे आएगा, और विचार नहीं हुआ तो हम शब्द रूपी ये रचना कैसे लिख पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि मन में एक भावना रूपी बीज उत्पन्न हो, कल्पना, जो हम खेत में बो सके, यानी कि हम कागज़ के पन्ने पर शब्द रूपी बीज को उतार सके। संक्षेप में कहूँ तो क्षण का बीज बोना यानी मन में भावनात्मक विचार उत्पन्न होना। कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। कवि उमाशंकर जोशी बोल रहे हैं कि छोटा सा मेरा खेत है, जो कागज़ के पन्ने के 4 कोने होते हैं वैसे उसके ही है। उस खेत में बीज बोया गया, यानी कि कवि के मन में भावनात्मक विचार उत्पन्न हुए। अब इस बीज में अंकुर फूटे, इसका मतलब ये हुआ कवि ने जो कल्पना की थी उसे शब्द मिल गए। इस तरह कल्पना के सहारे बीज विकसित हुआ और अंत में खुद गल गया। यानी आपने देखा ही होगा, जब हम बीज बोते हैं तब वो अंकुरित होता है, फिर पौधा बनता है। उस टाइम आप देखोगे कि ज़मीन के नीचे बीज की क्या हालत होती है, वो गल जाता है, उसका निशान तक नहीं रहता। फिर आगे कहा है शब्द के अंकुर फूटे पल्लव पुष्प से नमित हुआ विशेष, यानी ये बीज है अब बड़ा होके पौधा बन गया है, उसमें अंकुर फूटकर अब पल्लव और पुष्प यानी पत्ते तो निकले हैं, साथ में पुष्प भी खिले हैं। झूमने लगे फल रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रोपाई क्षण की, कटाई अनंतता की, लूटते रहने से जरा भी नहीं कम होती। हम खेत की बात करें तो पहले बीज बोया गया, फिर अंकुर फूटे, धीरे धीरे पौधा बड़ा हुआ, उसमें पत्ते निकले, फिर फूल लगे। अब फूल है तो फल तो लगेंगे ही। उमाशंकर जोशी ने कहा है कि अब वो पेड़ में फल झूलने लगे हैं और फल में रस अलौकिक है, यानी रस से भरे हुए हैं। जैसे ऐसे लग रहा है कि अमृत की धारा फूटी हो। उन्होंने कहा कि लगाना ये क्षण भर का काम था, लेकिन कटाई है वो अनंतता की है। अब वो खजाना लूटते रहने से जरा भी कम नहीं होता। ये हुई खेत की बात। अब मैं खेत में से पत्ते पर जाऊं, यानी कि कागज़ के पन्ने पर लो, तो हमने कहा यहाँ कि बीज बोया गया, यानी कि मन में भावात्मक विचार आया। फिर
उन्होंने शब्द का रूप धारण किया। सोचते सोचते उन्होंने एक कविता की रचना कर दी। यानी रोपाई थी वो क्षण भर की थी, अब कविता है वो पूरी बन गई है। उसमें रस की अलौकिक अमृत धाराएं फूटती है। तो कवि ये बोलते हैं कि ये जो कविता है वो पढ़ने से, उसमें समझने से, यानी उसको लूटते रहने से वो जरा भी कम नहीं होगा। लोग उसे जब रीड करेंगे कुछ न कुछ नया सीखेंगे। कहा जाता है ना, ज्ञान बांटने से कम नहीं होता, जितना आप दूसरों को सिखाओगे उतना बढ़ता ही जाएगा। साहित्य एक ऐसी चीज़ है जो जितना आप उसमें से लूटोगे, जितना ज्ञान प्राप्त करोगे, उसमें कभी कम नहीं होगा, हमारा ज्ञान बढ़ता ही जाएगा। अब लास्ट लाइन, रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकोना। यहाँ पर उमाशंकर जोशी ने कहा है कि ये रस का अक्षय पात्र है। अक्षय पात्र उसे कहते हैं जिसमें से हम कितना भी निकाल लें कम ही नहीं होता। छोटा मेरा खेत जो चौकोना है वो रस से भरा है। हम सालों साल उसमें फसल बोते हैं, कटाई करते हैं, फिर भी कम नहीं होता। दूसरे साल वैसी की वैसी फसल होती है। वैसे ही जो कागज़ के पन्ने पर कविता लिखी जाती है उसमें भी बहुत सारा रस छिपा हुआ है, बहुत सारी जानकारी होती है। हम जब भी पढ़ते हैं तब नया नया सीखने को मिलता है, कभी कम नहीं होता। ये है ज्ञान का अक्षय पात्र। ये हुई हमारी कविता छोटा मेरा खेत। अब मैं बता दूं तो छोटा मेरा खेत उमाशंकर जोशी जी की कविता है जो खड़ी बोली में लिखी गई है। अलंकार की बात करें तो गल गया, ये है हमारा अनुप्रास अलंकार। इस कविता में दृश्य बिंब का भी जिक्र किया है। तो आपको काव्य सौंदर्य संबंधी प्रश्न पूछा जाए तो कौन सी भाषा, कौन सा अलंकार, कौन सा बिंब है वो आपको लिखना होगा। अब इस कविता में 4 क्वेश्चन हैं जो अर्थग्रहण संबंधी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो जो आपका वर्क रहेगा। पहला है, कवि ने कवि कर्म की तुलना किससे की है और क्यों। दूसरा, कविता की रचना प्रक्रिया समझाइए। तीसरा, खेत अगर कागज है तो बीज क्षण का विचार, तो फिर पल्लव पुष्प क्या है। चौथा, मूल विचार को क्षण का बीज क्यों कहा गया है, उसका रूप परिवर्तन किन रसायनों से होता है। अब उसी में दूसरा विभाग है, बगुलों के पंख। बगुलों के पंख के अंदर कुछ पंक्तियाँ हैं वो अब हम करेंगे। नभ में पाती बंधे बगुलों के पंख, चुराए लिए जाती वे मेरी आँखें। कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया। होले होले जाती मुझे बांध निज माया से, उसे कोई तनिक रोको रखो, वह तो चुराए लिए जाती मेरी आँखें। नभ में पाती बंधी बगुलों की पाँखें। कवि उमाशंकर जोशी कह रहे हैं कि सांझ का समय है और आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। वहाँ ऊपर से बगुले पाती बनाकर उड़ रहे हैं। यह दृश्य इतना आकर्षक है कि मैं जब देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे वो मेरी आँखें चुरा रहे हो। कजरारे बादल यानी काले बादल ये नभ में छाए हुए हैं और
ऊपर जो बगुले उड़ रहे हैं, यानी बगुले सफ़ेद रंग के होते, श्वेत, तो ऐसा लग रहा है जैसे जी सांझ है वो श्वेत काया धारण कर ली हो, वो होले होले यानी धीरे धीरे मुझे बंधन में बांध रहे हो, ऐसा लग रहा है। मैं एक विचार ऐसा भी कर रहा हूँ कि ये दृश्य इतना आकर्षक है कि इसे रोके रखो, मैं देखना चाहता हूँ। और दूसरा ऐसे बोल रहे हैं कि ये मेरी आंखें चुरा लेते हैं, यानी इतना आकर्षक है कि इसको रोको मत। कवि ने यहाँ पर दृश्य भी बारे में कहा है, और दूसरा बहुत से अलंकार छिपे हुए हैं, जैसे कि होले होले, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, होले होले बार बार आया, यानी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। दूसरा है पाती बदी, ये रूपक अलंकार हुआ। तीसरा यहाँ पर देखो तो आंखें चुराना, मुहावरे का प्रयोग हुआ है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो उमाशंकर जोशी ने छोटा मेरा खेत और बगुले के पंख ये कविता खड़ी बोली में लिखी है। भाषा की बात करें तो भाषा यहाँ सरल, सहज और बोधगम्य है। रोक रखो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। तो अगर आपको ये पंक्ति पूछी जाए और बोले काव्य सौंदर्य संबंधी प्रश्न कीजिए, उसमें शिल्प सौंदर्य में आपको ये सब पॉइंट लिखने होंगे। ये थी हमारी छोटी सी कविता। अब हम अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न करें तो कवि किस दृश्य पर मुग्ध है और क्यों? दूसरा, उसे कोई तनिक रोक रखो, इस पंक्ति में कवि क्या कहना चाहते? तीसरा, कवि के मन प्राणों को किसने अपनी आकर्षक माया में बांध लिया है और कैसे? और लास्ट है, कवि उस सौंदर्य को थोड़ी देर के लिए अपने से दूर क्यों रोके रखना चाहता है? उसे क्या भय है? यह है अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न जो आपका आज का वर्क होगा।